अब हम बात करेंगे इस वीडियो में एपिस्टेसिस के टाइप की, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रेसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने ये येलो और ग्रीन वाला एग्जांपल लेकर बात समझी थी। अब मैं इसे क्या करता हूं, तुम्हें आसानी के साथ समझ में आना चाहिए। अब मैं इस जीन के जो फिनोटाइप है उसे चेंज करता हूं, फिर तुमसे बात करता हूं। ध्यान दो, मान लो ये, ध्यान दें, ये एक ए जीन है। ठीक है, ये ए जीन है और ये ए जीन जब डोमिनेंट कंडीशन में है, मान लो ए है और ए है, ठीक है, तो ये कलर देता है रेड। केवल मैं समझाने के लिए कह रहा हूं भाई, ऐसा है नहीं, ठीक है, तुम्हें समझना है। लेकिन जब ये डोमिनेंट कंडीशन में होता है तो ये कलर देता है ब्लैक। केवल इतना समझो, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है बुक में। ठीक है, जब ये जीन डोमिनेंट कंडीशन में तो रेड कलर और रेसेसिव कंडीशन में ब्लैक कलर। अब दूसरा जीन एपिस्टेसिस फैक्टर को देख लो, बी वाले को। एक दूसरा जीन है जो दूसरे लोसी पर स्थित है, बी। अगर ये रेसेसिव कंडीशन में है, अर्थात स्मॉल बी, ठीक है, तो ये इन किसी पर भी, इस पर किसी भी, ठीक है, जीन पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, इनके फिनोटाइप को एक्सप्रेस होने देता है। इसके होने से मान लो ये कंडीशन आ जाए ए और बी, तो ये कलर ही दिखाई देगा, अर्थात रेड ही बनेंगे। समझ पा रहे हो? ये इस पर कोई इफेक्ट डालता ही नहीं है। अगर कंडीशन ये बन जाए ए बी, तो भी भाई रेड ही बनेंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। अगर कंडीशन ये आ जाए स्मॉल बी, तो ब्लैक बनेंगे। इसका मतलब इनके साथ आने पर कोई भी इफेक्ट नहीं डलता, अर्थात ना तो ये उसे दबाता है, छिपाता है, ना उसे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट डालता। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अगर ये जीन डोमिनेंट कंडीशन में आ जाए, इस कंडीशन में आ जाए, ध्यान देंगे, डोमिनेंट कंडीशन में आ जाए, चाहे तो ये वाला चाहे ये वाला, देख लो यहां ए और बी आ गया है, तो कैसा बनना चाहिए था, रेड। अब रेड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस बी ने इसे हाइपोस्टेसिस कर दिया है और अपने आप को एपिस्टेसिस कर दिया है। किस कंडीशन में? डोमिनेंट कंडीशन में आने पर। तो इस प्रकार के हम एपिस्टेसिस को डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं। अब रेसेसिव एपिस्टेसिस को देख लें भाई, ये क्या है? रेसेसिव एपिस्टेसिस को देख लेंगे, फिर इन दोनों एग्जांपल को लेंगे। ये एक ए जीन, ठीक है, फिर मैं यही लिखता हूं, ये इस कंडीशन में है, ठीक है, तो ये येलो कलर देते हैं, ठीक है। अगर ये इस कंडीशन में है, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर देते हैं। मान लो समझने के लिए बी वाले फैक्टर को देख लो, अगर ये डोमिनेंट कंडीशन में है तो ये इनके साथ आने पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता, अर्थात बी ए के साथ आ जाए तो भी येलो, बी ए के साथ आ जाए तो भी येलो, ये इसके साथ आ जाए तो ग्रीन, ऐसे ही ये इनके साथ आ जाएगा तो इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ये हम पढ़ के आ रहे हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस, अर्थात अब ये इस कंडीशन में आ जाए। क्लियर है? इस कंडीशन में आ जाए तो क्या होगा, तो ये अगर इसके साथ आ जाता है तो ये इसके प्रभाव को दबा लेगा, इसके साथ आ जाता है तब भी इसके प्रभाव को दबा लेगा, इसके साथ आ जाएगा तो भी इसके प्रभाव को दबा लेगा। तो इस प्रकार के हम एपिस्टेसिस को रेसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं।
अब तो समझ में आ गया है, रेसेसिव और डोमिनेंट। देखो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है वैसे इस बात को समझो, फिर नहीं भूलो। क्लियर है? डोमिनेंट एंड रेसेसिव। चलो आगे देखते हैं। एपिस्टेसिस। अच्छा, एपिस्टेसिस के बारे में बताओ। जो एपिस्टेसिस है वो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है या एलिलिक इंटरेक्शन है? तो हम बता सकते हैं नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है, क्योंकि भाई एक ही जीन के दो एलिल इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, दो अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग जीन के अलग अलग एलिल, और मैं उन्हें एलिल कह भी नहीं सकता हूं, ठीक है, वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एपिस्टेसिस जो है वो इंटरजीनिक, ठीक है, प्रोसेस है या इंट्राजीनिक प्रोसेस है? समझ रहे हो? तो इसे भी मैंने बता दिया है, दो अलग अलग क्रोमोसोम है, दो अलग अलग जीन है, इसका मतलब ये इंटरजीनिक। आगे देखते हैं। देखो आगे हम बात करेंगे जो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जो क्रोमोसोमल थ्योरी है या वंशागति का क्रोमोसोम या गुणसूत्री सिद्धांत, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी। देखते हैं भाई क्या है ये। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है, ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, वंशागतिकी का गुणसूत्र सिद्धांत। देखो बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, केवल कुछ साइंटिस्ट के नेम आएंगे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही मैं यहां पर की पॉइंट निकालता चला जाऊंगा, और ध्यान दें। क्लियर है? सबसे पहला इसमें जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट दिया है कार्ल नागेली, ठीक है, ने 1842 में कोशिका विभाजन का अध्ययन किया। तो जितने भी पॉइंट आ रहे हैं केवल इन्हें की पॉइंट के रूप में लिखेंगे, ठीक। बाकी जो बात आएगी क्रोमोसोमल थ्योरी वो बिल्कुल आसान है, और तुमने 10th में पढ़ी है, मैं उसे बता दूंगा। सबसे पहला कार्ल नागेली, पहला की पॉइंट है वो है कार्ल नागेली के बारे में। ठीक है, कार्ल नागेली। सन है 1842 में इन्होंने क्या किया है? कोशिका विभाजन का अध्ययन। कोशिका विभाजन का अध्ययन, ठीक है भाई। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, सेल थ्योरी जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वो लाइन टू लाइन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये साइंटिस्ट के कुछ नाम दिए हैं, तुम्हें पता होने चाहिए इन्होंने क्या किया, ठीक है। तथा केंद्रक में धागे नुमा रचनाओं को देखा। तो कार्ल लेगी ने, ठीक है, कार्ल लेगी ने 1842 में कोशिका विभाजन का अध्ययन किया, और केंद्रक के अंदर क्या देखे? धागे नुमा रचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। और एक साइंटिस्ट दूसरे आए हैं, उनके बारे में भी सुन लो, उनका नाम है फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग ने, ठीक है, फ्लेमिंग दूसरा साइंटिस्ट है, क्या है? फ्लेमिंग, ठीक है। फ्लेमिंग ने 1879
जो ये धागेनुमा संरचनाएं हैं, ठीक है, या जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं, तो माइटोटिक कोशिका विभाजन में इन गुणसूत्रों के चलने को देखो, संचलन को देखो। क्लियर है? जो फ्लेमिंग है उन्होंने 1879 में माइटोटिक जो सेल डिवीजन है उसमें क्रोमोसोम किस प्रकार मूवमेंट कर रहे हैं उसके बारे में बताया। आगे देख रहे हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए हैं 1888 में, वाल्डेयर। ये बहुत काम का है भैया, इन दोनों से भी काम का ये वाला साइंटिस्ट है वाल्डेयर। ठीक है, सन है 1888। ठीक है, इन्होंने इन धागेनुमा रचनाओं में जो डार्क कलर ले रही थी, जो गहरा रंग ले रही थी, उन रचनाओं को क्रोमोसोम कहा। ध्यान देंगे, क्रोमोसोम। ठीक है, इन्होंने माइटोटिक सेल डिवीजन में, ठीक है, इन धागेनुमा रचनाओं की गति को बताया। ठीक है, तीनों साइंटिस्ट के बारे में पता चल गया भैया किसने क्या काम करा है। अब आगे देखते हैं। बाल्टन और सटन, ये बहुत मोस्ट है। अब जो फोर्थ नाम आ रहा है वो उससे भी ज्यादा मोस्ट है। कौन है? बाल्टन सटन। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, वाल्टर और सटन तथा थियोडर बोबेरी। ठीक है, देखो इनका ये नाम बहुत आता है भैया, इतना, सटन तथा बोबेरी। ठीक है, इन दोनों ने 1902 में गैमिटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया। तो सटन और बोबेरी ने क्या बात बता दी थी? गैमिटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन, इनका अध्ययन किया, इनके बारे में बताया। ठीक है, किसके? युग्मक जनन के और निषेचन के। कितने साइंटिस्ट आए हैं? 5। पहला पॉल नागेली, फ्लेमिंग, वाल्डेयर, सटन और बोबेरी। क्लियर है? ठीक है, फिर यही जो सटन और बोबेरी हैं, सटन और बोबेरी जो हैं, ठीक, इन्होंने ही जीन, या देखते हैं, सटन तथा बोबेरी ने निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर बताया कि गैमिटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत जो मेंडल ने कारक कहा था, जिसे कारक कहा था, अर्थात जीन्स और गुणसूत्र के बीच की जो एक समानता देखी इन्होंने, अर्थात इन दोनों ने जीन और क्रोमोसोम, इनके व्यवहार में कुछ समानताएं देखी। जो चीजें इनके साथ हो रही थी वही ऐसी इनके साथ हो रही थी, अर्थात ये दोनों उन्हें ऐसे लगे जैसे एक जैसी चीजें हो। ठीक है, अगर कुछ जीन में बदलाव लाओ, जीन में परिवर्तन लाओ, तो किसी भी जीव के फिनोटाइप में परिवर्तन आता है। क्रोमोसोम में परिवर्तन लाओ तो भी उसके फिनोटाइप में परिवर्तन आता है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने इस प्रकार से, अभी मैं बताता हूं, जीन और क्रोमोसोम के बीच उन्होंने कुछ समानताएं देखी। ठीक है, उन समानताओं को पढ़ो और फिर क्रोमोसोमल थ्योरी खुद निकल कर आ जाएगी। देखते हैं। सबसे पहला उसने बताया, किसने? सटन और बोबेरी ने, कि जो जीन्स हैं, जो मेंडलीय फैक्टर हैं, वो सोमैटिक सेल में जोड़ों में होंगे। जितनी भी देही कोशिकाएं होंगी उनमें ये पेयर में पाए जाएंगे। क्लियर है? पेयर में, जोड़ों में पाए जाएंगे जीन्स, सोमैटिक सेल में।
क्रोमोसोम भी देही कोशिकाओं में जोड़ों में पाए जाते हैं। क्लियर है बात? तो देखो भैया, ये भी पेयर में वो भी पेयर में समानता है। आगे देख रहे हैं, अगर हम किसी भी गैमीट के अंदर देख लें, गैमीट के अंदर युग्मक के अंदर देख लें, ठीक है, जैसे मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, युग्मक निर्माण के समय एक जोड़े के दोनों एलिल इस प्रकार बढ़ते हैं कि युग्मक में केवल एक ही एलिल पहुंचता है। मैंने बताया था टी और टी ये दोनों अलग अलग इन्हें क्या बोलते हैं? एलिल, जबकि सामूहिक इसे क्या बोलते हैं? जीन। तो जब भी गैमीट बनेंगे तो गैमीट में एक एलिल जाता है, ठीक है। पहले ये जोड़ों में थे, पेयर में थे, ये भी और ये भी, ये समानता थी। गैमीट के अंदर ये भी सिंगल गया, एक गया, और भैया गैमीट जब बने ना तो हमने क्रोमोसोम को भी एक ही देखा गैमीट के अंदर, तो ये भी इसके अंदर समानता में देखने के लिए मिल रही, दो चीजें। तीसरा देख लेंगे, प्रत्येक युग्मक में, प्रत्येक गैमेट में एक लक्षण के लिए केवल एक एलिल होता है, जबकि प्रत्येक युग्मक में होमोलोगस क्रोमोसोम में से केवल एक क्रोमोसोम होता है। ये हमने बात पढ़ी ली है। आगे देख रहे हैं,